नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया आज आपके बीच लेकर आया हूँ समास का पार्ट 2। साथियों, इस सेशन में हम लोग समास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथियों, नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है उन्हें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। साथियों, आलस्य एक व्यक्ति की इतनी बड़ी कमजोरी होती है कि वह उसे पग पग पर आगे बढ़ने से रोकती है। कहने का मतलब ये है कि आलस्यनाम श्रेष्ठो महान रिपु, यानी हमेशा आलस्य का त्याग करो और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहो। साथियों, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि द्विगु शब्द में समास है। तो मित्रों, पहला जो अपना ऑप्शन है द्वंद्व समास, सेकंड द्विगु समास, थर्ड तत्पुरुष समास, फोर्थ अव्ययीभाव समास। तो साथियों, जो द्विगु शब्द है इसमें जो समास है वो ऑलरेडी द्विगु ही है। द्विगु का मतलब होता है दो गायों का समाहार, दो गायों का समाहार, या कह सकते हैं दो गायों का समूह। दोनों का मतलब एक ही होता है। इस प्रकार इस शब्द में अपना समास हुआ द्विगु समास। अगला क्वेश्चन, दो अथवा अधिक शब्दों को जो मेल होता है उनको क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को साथियों समास कहते हैं। ध्यान रहे मित्रों, अगर बात संधि की हो तो संधि में दो ध्वनियों या दो वर्णों के जो परस्पर मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं, और जो दो शब्द या अधिक शब्दों का जो मेल होता है उसको समास कहते हैं। और उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और प्रत्यय जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, समास रचना में कारक चिन्ह प्रयोग में लिए जाते हैं। मित्रों ध्यान रहे, हालांकि जो समास है उनकी संख्या 8 है, लेकिन जो समास के अंतर्गत जो अपन यूज करते हैं वो स है, यानी कि सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस समास रचना के अंदर जो कर्ता कारक है, ये जो विभक्ति है और एक लस्ट का जो संबोधन है, इन दोनों का यूज नहीं किया जाता है। इस प्रकार से इन दोनों को लेस कर देंगे तो तीसरे रहेंगे वो स होंगे। इस प्रकार से जो समास रचना में जो कारक चिन्ह प्रयोग में लिए जाते हैं वो स होते हैं, वो क्रम से लगा करके संबंध तत्पुरुष तक होते हैं। अगला क्वेश्चन, देश निकाला शब्द में समास है। मित्रों, देश निकाला का जो समास विग्रह होगा देश से निकाला, कहने का तात्पर्य है कि इसमें अलग होने का भाव है। जिस शब्द में अलग होने का भाव हो उसमें अपादान तत्पुरुष होता है। हालांकि मैंने कर्ण तत्पुरुष भी दे रखा है, क्योंकि कर्ण और अपादान दोनों की जो विभक्ति हैं वो से होती हैं। क्या होती हैं? से। लेकिन मित्रों ध्यान रहे, ये हमेशा साधन बताता है, और अपादान कोई भाव, कोई भय है, डर है, या कोई अलग होने की भाव है। जैसे कि मैं बोलूँ पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, तो इस हिसाब से इसमें अपादान हुआ। लेकिन मैं यूँ बोलूँ कि मैंने तलवार से किसी के ऊपर वार किया, या कुछ इस तरह से बोलूँ जिससे उसके साथ में जुड़े रहने की संभावना है, तो वो कर्ण तत्पुरुष होगा। संबंध है, संबंध तत्पुरुष में किसी के साथ में संबंध बताया जाता है। राम का भाई, तो इसमें जो का शब्द है वो संबंध बताएगा। संप्रदान का मतलब होता है के लिए, जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, मृग सोना शब्द में समास है। मृग सोना, मित्रों मृग का मतलब हमें पता ही है कि मृग यानी जो हिरण होता है वो, और सोना, सोना शब्द का मतलब होता है बच्चा, यानी कि मृग का बच्चा। संबंध बताया जा रहा है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। द्वंद्व के बारे में मैंने बताया था, इसमें या, अथवा, और इत्यादि आदि विभक्ति का लोप होता है, इसलिए ये होगा नहीं। अपादान अभी भी बताया था, अलग होने का भाव होता है, इसमें अलग होने की ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। और संप्रदाय जो विभक्ति के लिए आता है, इसमें इसकी कोई भी डिस्कस नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्रमधारी समास का उदाहरण है। क्रमधारी समास विशेषण विशेष्य की बात होती है उसमें, और उपमान और उपमेय की बात होती है। तो मित्रों क्रमधारी समास देखो, फर्स्ट दे रखा है स्वरा, यानी कि सहा राहों का समूह। जब सहा रहा लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये संख्या बोध करा, और संख्या का बोध कराने वाले अपने
ये द्विगु समास के होते हैं। और देशाटन, देश में अटन यानी कि अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण। घर घर अर्थात प्रत्येक घर यानी कि अव्ययीभाव समास का उदाहरण। एक ही ऑप्शन रहा है सेकेंड, इसका हो जाएगा कृष्ण पक्ष यानी कि कृष्ण है जो पक्ष। कृष्ण का मतलब होता है, यहाँ इस संदर्भ में कृष्ण का मतलब काला है, ना कि कृष्ण वसुदेव वाला वो कृष्ण नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, धर्माधर्म शब्द में समास है। मित्रों, शब्द की प्रकृति का ध्यान रखना है कि शब्द उसकी जो बैकग्राउंड है उनका भी हमें ध्यान होना चाहिए। धर्माधर्म अर्थात धर्म प्लस अधर्म, धर्म अधर्म दोनों की बात हो रही है, या तो धर्म या अधर्म, जिसमें विभक्ति या इत्यादि अथवा और हो, वो हमेशा द्वंद्व समास होता है। कौन सा होता है? द्वंद्व समास। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। दशक, दशक का मतलब होता है 10 वर्षों का समूह। महात्मा, महान है जो आत्मा, ये दशक है, ये अपना द्विगु समास का आंसर उदाहरण है। महान है जो आत्मा अर्थात क्रमधारय समास। रनिवास, रानियों के लिए वास यानी संप्रदान तत्पुरुष। एक ही आंसर रहा वासुदेव। वासुदेव जो वसुदेव का पुत्र हैं जो, अर्थात कृष्ण को वासुदेव बोलते हैं। और कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है, ध्यान रखना जो भी पर्यायवाची शब्द है वो हमेशा बहुव्रीहि समास में आता है, क्योंकि बहुव्रीहि समास का जो दोनों पद होते हैं वो अप्रधान होता है, उसका एक भी पद प्रधान नहीं होता है, वो किसी न किसी दूसरी समास से शब्द है वो डिराइव करता है, यानी उससे वो ग्रहण करता है। इस प्रकार से बहुव्रीहि समास का अपना कोई शब्द नहीं है, वो किसी और समास से लिए हुए होते हैं, और ये मोस्ट ऑफ इसमें जो पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन, 9 शब्द में समास हैं। मित्रों, ध्यान रहे, शब्द को समझना है कि 9 शब्द में समास की बात करा 9, तो साथियों 9 शब्द में आपका समास, पहला आंसर द्वंद्व समास, सेकेंड आंसर द्विगु समास, थर्ड अव्ययीभाव, या फोर्थ आंसर है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों ध्यान रहे, द्वंद्व जो 9 शब्द लिखा हुआ है, इस 9 शब्द में कोई भी समास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 से 9 और 10 के पूर्णांक में कोई समास नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अपने आप में एक ही पद है। जो अपने आप में एक ही पद होते हैं उसमें कोई समास नहीं होता है। अगर इसके अलावा लिखा हुआ होता आपके सामने 11, तो 10 और 1 यानी कि इसमें आपका द्वंद्व समास होता। ऐसा नहीं कि जो भी संख्या दी हुई और आप उसको सीधा द्विगु बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। द्विगु समास और द्वंद्व समास, इन दोनों में आपको भेद समझना होगा, अर्थ, इसमें अंतर समझना बहुत ही जरूरी है। मैंने बता दिया आपको 22, तो 20 और 2 यानी कि 2 अलग अलग पद है, और दोनों पद अपने आप में क्या है? प्रधान है। तो इस हिसाब से इसको समझना बहुत ही जरूरी है कि क्वेश्चन की वैरायटी, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। इस हिसाब से अपना जो आंसर इसका फर्स्ट का हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। द्वंद्व के दोनों पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन मैंने डाला है, कंफ्यूजन करने वाला है, लेकिन इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण है। कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण, मित्रों इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की पूरी संभावना। क्यों? देखो, यहाँ भी लिखा हुआ है जन्मांध और यहाँ भी लिखा हुआ है, सॉरी, मदांध और जन्मांध, दो शब्द लिखे हैं जिसके अंतर्गत अंध शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, इसको समझना। इसलिए कहते हैं कि कोई भी शब्द है उसको रटो मत, उसकी प्रकृति को जानो, उस क्वेश्चन की अलग अलग जो वैरायटी होती है उसको जानो कि उसको कैसे किया जाए। तो देखो, पहला दे रखा है ऑप्शन फर्स्ट, धन ध्यान मग्न, ध्यान में जो मग्न है, ठीक है। नराधम यानी अदम है जो नर, अर्थात कर्मधारय की बात हो रही है। अदम का मतलब होता है नीच, जो व्यक्ति अदम होता है, नीच होता है, उसको बोलते हैं अदम। और नर व्यक्ति के संदर्भ में आया है, यानी कि अदम है जो नर, कर्मधारय हो जाएगा। ध्यान में मग्न यानी कि आपका अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। अब रहे बात दोनों में होड़ है कि मदान होगा या जन्मांध, तो इस चीज को समझना जरूरी है। जन्मांध और मदान, देखो मदान लिखा मैंने मदान, यानी कि इसमें इसका जो समास विग्रह करेंगे तो होगा मध्य से अंधा, मध्य से अंधा, यानी कि इसमें जो ये मध्य है ये अंधा होने का एक माध्यम है। क्या है? माध्यम है, यानी कि इन दोनों के साथ में प्लस है, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है। जो साथ में जुड़ा हुआ होता है तो वो कर्ण तत्पुरुष होता है। कौन सा होता है? कर्ण तत्पुरुष। लेकिन जन्मांध, इसमें भी अंध शब्द है। कौन सा? दोनों में अंधे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जन्म से अंधा, दोनों में सेपरेशन है, अलग होने का भाव। अलग कैसे हो रहा है? जन्म से अंधा कहने का मतलब उसकी दृष्टि तो जन्म से ही मतलब उससे सेपरेट हो गई है। इस प्रकार से इन दोनों शब्दों को समझना है। अगर कोई माध्यम है
तो अपना जाएगा किसमें, करण में। और सेपरेशन बता रहा है, अलगाव बता रहा है, कोई भय डर वगैरह इस प्रकार की बात हो तो वो अपने अपादान तत्पुरुष में जाएगा। तो ये जो है जन्मांध अपादान तत्पुरुष का है, ठीक है, और जो मदान है वो करण तत्पुरुष का, और हमें यही पूछा है। तो साथियों इस प्रकार से अपना आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आज का सेशन आपको हेल्पफुल और अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आगे से आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, आपकी अगर कोई क्वेरी है, अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, आपकी कोई उत्सुकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।